नमस्कार। लेकिन आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आपने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पृथ्वी पर कभी ऐसे मनुष्य भी रहे हैं जिनके लिए उम्र केवल एक संख्या थी, ऐसे लोग जिनके शरीर पर समय का असर लगभग रुक गया था, जिनकी आंखों में 100 साल का अनुभव था लेकिन शरीर में 20 साल की ऊर्जा, तो क्या आप इसे एक कहानी समझेंगे या फिर एक खोया हुआ विज्ञान? ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए हिमालय की उन गहरी गुफाओं की जहां बाहर की दुनिया से कटे हुए कुछ ऋषि सदियों पहले मौन साधना में बैठे थे। उनके सामने कोई लैब नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, लेकिन फिर भी वे मानव शरीर के ऐसे रहस्यों को समझ चुके थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। वे जानते थे शरीर क्यों बूढ़ा होता है, कोशिकाएं क्यों कमज़ोर पड़ती हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इंसान उम्र को धीमा कर सकता है? यही वह सवाल था जिसने जन्म दिया एक ऐसे विज्ञान को जो आज भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। उस विज्ञान का नाम है रसायन तंत्र। यह केवल आयुर्वेद की एक शाखा नहीं थी, यह मानव शरीर के पुनर्जन्म का विज्ञान था। एक ऐसा ज्ञान जिसका उद्देश्य बीमारी ठीक करना नहीं था, बल्कि शरीर की हर कोशिका को फिर से जीवित करना था। अगर आप प्रकृति को ध्यान से देखें तो आपको एक अजीब चीज़ दिखाई देगी। कुछ पेड़ हजारों साल तक जीवित रहते हैं। हिमालय के कुछ देवदार वृक्ष 3000 साल से भी अधिक पुराने हैं। समुद्र में एक ऐसी जेलीफिश भी पाई जाती है जो अपनी उम्र को फिर से शून्य पर ले जा सकती है, यानी वह बूढ़ी होकर फिर से युवा अवस्था में लौट सकती है। तो सवाल उठता है, अगर प्रकृति में यह संभव है तो मनुष्य के शरीर में क्यों नहीं? आज आधुनिक विज्ञान इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं एंटी एजिंग रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारी हर कोशिका के भीतर डीएनए होता है और डीएनए के सिरों पर छोटे छोटे सुरक्षात्मक ढक्कन होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेलोमेयर। हर बार जब हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये टेलोमेयर थोड़ा छोटा हो जाता है। धीरे धीरे जब यह बहुत छोटा हो जाता है तब कोशिकाएं कमज़ोर होने लगती हैं और यही प्रक्रिया बुढ़ापे को जन्म देती है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो इन टेलोमेयर को टूटने से बचा सके तो क्या होगा? शायद उम्र की गति धीमी पड़ जाएगी। और यही वह जगह है जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं। चरक संहिता में एक शब्द बार बार आता है, रसायन। रसायन शब्द दो भागों से बना है, रस और आयन। टॉरस का अर्थ है शरीर का मूल सार, वह तरल ऊर्जा जिससे शरीर की हर कोशिका पोषण पाती है, और आयन का अर्थ है मार्ग, चैनल, रास्ता, अर्थात ऐसा विज्ञान जो शरीर के भीतर ऊर्जा के रास्तों को इतना शुद्ध बना दे कि प्रकृति की शक्ति हर कोशिका तक पहुंच सके। लेकिन रसायन विज्ञान का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण एक प्राचीन कथा में मिलता है। एक बूढ़ा ऋषि, इतना बूढ़ा कि उनका शरीर लगभग निष्क्रिय हो चुका था, त्वचा झुर्रियों से भर चुकी थी, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी थीं। उनका नाम था महर्षि च्यवन। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उनका शरीर लगभग समाप्त होने की स्थिति में था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। कुछ ही समय में वही बूढ़ा ऋषि एक शक्तिशाली और युवा पुरुष की तरह दिखाई देने लगा। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस औषधि का नाम ही पड़ गया, च्यवनप्राश। लेकिन इस रहस्य का केंद्र क्या था? कोई दुर्लभ धातु नहीं, कोई रहस्यमयी पत्थर नहीं, बल्कि एक छोटा सा फल, आंवला। आयुर्वेद में आंवले को धात्री कहा गया है। धात्री का अर्थ है वह जो माँ की तरह पोषण देती है। जब आधुनिक विज्ञान ने आंवले का अध्ययन किया तो वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए। इस छोटे से फल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का ऐसा स्थिर संयोजन है जो उबालने के बाद भी नष्ट नहीं होता। विज्ञान की भाषा में यह शरीर के कोलेजन निर्माण को बढ़ाता है, और कोलेजन वही तत्व है जो त्वचा को जवान बनाए रखता है और कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। लेकिन च्यवनप्राश केवल आंवला नहीं है, इसमें 40 से भी अधिक जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं। अश्वगंधा, पिप्पली, गुड़ूची, शतावरी, ये सभी शरीर की ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करती हैं। लेकिन रसायन विज्ञान का एक और हिस्सा है जो और भी रहस्यमय है, धातु रसायन। प्राचीन आयुर्वेद में सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुओं को विशेष प्रक्रियाओं से शुद्ध करके भस्म में बदला जाता था। इन धातुओं को सैकड़ों बार जड़ी बूटियों की अग्नि में तपाया जाता था और तब बनती थी
स्वर्ण भस्म। जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन भस्मों का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि इनमें सूक्ष्म नैनो कण मौजूद होते हैं, यानी हजारों साल पहले आयुर्वेदिक ऋषियों ने नैनो टेक्नोलॉजी का एक रूप खोज लिया था। लेकिन रसायन विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है, और यह रहस्य किसी जड़ी बूटी में नहीं छिपा, यह छिपा है मानव मन में। उपनिषदों में इसे कहा गया है आचार रसायन, अर्थात आपके विचार, आपका व्यवहार, आपकी मानसिक अवस्था। आज न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुकी है कि तनाव और नकारात्मक भावनाएं शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ देती हैं, जबकि ध्यान, करुणा और शांति मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यानी अगर मन शांत है तो शरीर भी मजबूत रहता है। लेकिन महर्षि चरक ने रसायन विज्ञान का एक और नियम बताया है, और यह नियम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे समझे बिना कायाकल्प की शुरुआत ही नहीं हो सकती। वह नियम है शोधन, शरीर की सफाई। कल्पना कीजिए, अगर आप एक गंदे बर्तन में सबसे शुद्ध दूध डाल दें तो क्या होगा? दूध भी खराब हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर शरीर में विषैले तत्व जमा हों तो अमृत भी असर नहीं करेगा। इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्म का महत्व बताया गया है, और आधुनिक विज्ञान आज इसी प्रक्रिया को समझता है ऑटोफेगी। जब शरीर उपवास में होता है तो वह अपनी ही खराब कोशिकाओं को नष्ट करके नई कोशिकाएं बनाता है, यानी शरीर खुद को फिर से नया बना सकता है। लेकिन असली प्रश्न अब भी बाकी है, क्या यह विज्ञान आज के इंसान के लिए काम कर सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति जो ना हिमालय में रहता है और ना ही जिसके पास दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं, क्या वह भी इस कायाकल्प यात्रा की शुरुआत कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हजारों साल पहले महर्षि चरक ने दिया था, और वही उत्तर आज भी उतना ही शक्तिशाली है। लेकिन उस अंतिम रहस्य को समझने से पहले आपको एक और चीज़ जाननी होगी, क्योंकि रसायन विज्ञान का असली द्वार एक ऐसी साधारण आदत से खुलता है जिसे आज की दुनिया ने लगभग भुला दिया है। और जब आप उसे समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि शायद मानव शरीर हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और यहीं से शुरू होता है रसायन विज्ञान का वह हिस्सा जो सबसे ज़्यादा रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में रसायन का एक और नाम भी मिलता है, सोम। आपने शायद सोमरस का नाम सुना होगा। वेदों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कई सूक्त सोम के गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन सदियों से यह प्रश्न लोगों को परेशान करता रहा है, सोम आखिर था क्या? क्या वह सच में कोई पेय था या फिर एक गहरा प्रतीक? कुछ विद्वानों का मानना है कि सोम एक विशेष जड़ी बूटी का रस था। कुछ लोग कहते हैं कि यह कई औषधियों का मिश्रण था। लेकिन योग और तंत्र की परंपरा एक तीसरी बात कहती है। उनके अनुसार असली सोम किसी पेड़ में नहीं उगता, वह पैदा होता है मानव शरीर के भीतर। योग शास्त्र के अनुसार जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और प्राण ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो मस्तिष्क के भीतर एक विशेष प्रकार की रासायनिक अवस्था बनती है। यह अवस्था गहरी शांति, आनंद और स्पष्टता पैदा करती है। आज आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इसी तरह की अवस्थाओं पर शोध कर रही है। जब इंसान गहरे ध्यान में होता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन असामान्य रूप से संतुलित हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही हार्मोनल संतुलन उम्र बढ़ने की गति को भी प्रभावित कर सकता है। यानी प्राचीन ऋषियों ने केवल जड़ी बूटियों का विज्ञान ही नहीं समझा था, उन्होंने मानव चेतना की गहराई को भी समझ लिया था। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। हिमालय में आज भी कुछ साधु एक विशेष साधना करते हैं जिसे कहा जाता है कायाकल्प साधना। यह साधना सामान्य योग नहीं है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है, उपवास, जड़ी बूटियाँ और विशेष आहार। फिर धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित किया जाता है, प्राणायाम, ध्यान और मौन। कहा जाता है कि कई महीनों की इस प्रक्रिया के बाद शरीर में एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। त्वचा साफ होने लगती है, ऊर्जा बढ़ जाती है और मन असाधारण रूप से शांत हो जाता है। लेकिन यह सब केवल हिमालय की गुफाओं तक सीमित नहीं है। रसायन विज्ञान का एक सरल रूप हम सब अपने जीवन में ला सकते हैं, और वह शुरू होता है 3 बहुत साधारण चीज़ों से। पहली चीज़ आहार। आयुर्वेद कहता है कि भोजन ही सबसे पहला रसायन है। अगर आपका भोजन शुद्ध है तो शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगता है। आंवला, गिलोय, हल्दी, शहद, ये सभी प्रकृति के छोटे छोटे रसायन हैं। दूसरी चीज़ उपवास। आज विज्ञान
इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है, लेकिन आयुर्वेद में यह हज़ारों साल से मौजूद है। जब शरीर को कुछ समय के लिए भोजन नहीं मिलता तो वह अपनी ही खराब कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। यही प्रक्रिया ऑटोफेगी कहलाती है और यही प्रक्रिया शरीर को नया बनाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मन की शुद्धता। अगर मन क्रोध, ईर्ष्या और भय से भरा हो तो शरीर हमेशा तनाव में रहता है और तनाव धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर कर देता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो शरीर भी संतुलित रहता है। यही कारण है कि प्राचीन आयुर्वेद में आचार्य रसायन को इतना महत्व दिया गया। सत्य बोलना, दया रखना, क्रोध कम करना, ये केवल नैतिक बातें नहीं हैं, ये शरीर की जैविक अवस्था को बदलने वाले नियम हैं। अब ज़रा एक पल के लिए सोचिए, हमारी आधुनिक जीवन शैली इन सभी नियमों के बिल्कुल विपरीत है। तेज जीवन, तनाव, प्रोसेस्ड भोजन, हमने प्रकृति से दूरी बना ली है और शायद इसी कारण आज इंसान कम उम्र में ही बीमार होने लगा है। लेकिन अच्छी खबर ये है, मानव शरीर अभी भी वही है जो हज़ारों साल पहले था। हमारी कोशिकाएं अब भी उसी प्रकृति के नियमों पर काम करती हैं और अगर हम उन्हें सही वातावरण दें तो वे खुद को फिर से संतुलित कर सकती हैं। यही रसायन विज्ञान का सबसे बड़ा संदेश है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर को समझने का विज्ञान है। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित प्रयोगशाला है, एक ऊर्जा प्रणाली है। और अगर आप इसे सही भोजन, सही विचार और सही जीवन शैली दें तो यह मशीन लंबे समय तक अद्भुत शक्ति के साथ काम कर सकती है। अब अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन में इस कायाकल्प यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। प्रकृति के करीब जाइए, अपने भोजन को शुद्ध बनाइए और अपने मन को शांत करना सीखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपके भीतर ऊर्जा बदल रही है, शरीर हल्का हो रहा है और जीवन में एक नई स्पष्टता आ रही है। और शायद यही वह पहला कदम है जिसे हमारे ऋषि कहते थे, कायाकल्प। अगर आपको यह रहस्य रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने शरीर को मंदिर की तरह जीऊँगा, क्योंकि यही वह संकल्प है जो किसी भी रसायन से अधिक शक्तिशाली है।